लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप देखते हैं, है ना। तो पीछे हम लोग क्या क्या देख लिए थे, पीछे हम लोग ग्रेविटी देख लिए थे, ठीक है। और ग्रेविटेशन क्या होता है ये भी देख लिए थे भाई, ठीक है। और इसका क्या नीड है ये भी देख लिए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो लॉ है, ये कैसा है, ये यूनिवर्सल लॉ है ना। और ये लॉ क्या करता है, किसके बारे में बताता है, अट्रैक्शन के बारे में बताता है, रिपल्सन के बारे में नहीं बताता। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force। ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या है। हम्म एक है, तुम पढ़ोगे फिलॉसफी में आता है, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अलग है, ये भी काफी पॉपुलर है लेकिन, और ये है लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन जो है ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो पढ़ता है लोग वो अलग चीज, वो अलग है कि एक सिमिलर टाइप का आदमी को एक सिमिलर टाइप का ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है, वो अलग चीज, ठीक है भाई। तो ग्रेविटेशन क्या कहता है कि दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है, पूरा यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट है, वो दूसरा ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से, ठीक है भाई। वो फोर्स कितना होता है, वो फोर्स क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, है ना। जैसे दो ऑब्जेक्ट है, एक ए है एक बी है, तो ए जो है वो बी पर भी फोर्स लगाएगा, खींचना चाहेगा अपनी तरफ, बी जो है वो ए पर लगाएगा। तो ये जो फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। यानी इसका मास अगर m1 है और इसका मास अगर m2 है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स किसके, m1 इंटू m2, है ना, ठीक है भाई। ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मतलब होता है, अगर टू क्वांटिटीज है, लेट एक्स एंड वाई, ठीक है भाई, ये टू फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीजेज अदर फिजिकल क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज, अगर एक्स इंक्रीज करेगा तो वाई भी इंक्रीज करेगा, करता है अगर ऐसा कंडीशन है, तो हम लोग उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये इंक्रीज करते हैं और ये डिक्रीज होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है भाई। इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो जो लोग मैथ्स में रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े होंगे और थोड़ा सा भी याद होगा तो उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रेशियो प्रोपोर्शन में लोग देखते हैं थोड़ा सा, अगर मान लो ये पेन है और ये प्राइस है ना, ऐसा, ये मान लो पेन एक्स है और प्राइस वाई। तो अगर मान लेते हैं टू पेन है और इसका प्राइस 10 रुपीज है, तो 5 पेन का प्राइस कितना होगा, 25 हो जाएगा। 10 का कितना हो जाएगा भाई, 50 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है तो ये भी साथ ही साथ बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। ऐसा कंडीशन में एक्स और वाई को क्या कहा जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है, ये वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे आप पेन को बढ़ाएंगे प्राइस इंक्रीज करेगा, या फिर जैसे जैसे आप प्राइस इंक्रीज कराएंगे नंबर ऑफ पेन भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं और आगे आते हैं हम लोग अपने लॉ पर। तो लॉ क्या कह रहा है भाई कि जो कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स लेट ए एंड बी, if both are applying force on each other, then the magnitude of force is directly proportional to the product of their masses, directly proportional to the product of their masses, ठीक है। और क्या होता है,
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, है ना। तो अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? इफ वन फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीजेस अदर फिजिकल क्वांटिटी डिक्रीजेस। एक को मान लो एक्स और वाई है, फिर अगर एक्स का वैल्यू हम लोग बढ़ा रहे हैं तो वाई का वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। जैसे इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लो कोई पीस ऑफ वर्क है ना, पीस ऑफ वर्क है, मान लेते हैं इसको 5 मैन जो है 5 मैन जो है इसको 20 डेज में कर सकता है, ठीक है। तो 10 मैन कितना दिन में करेगा? 10 डेज में कर लेगा। तो एक जो है इसको बढ़ाए, आदमी का संख्या बढ़ा ना भाई, तो डेज का संख्या क्या हो गया? घट गया। तो एक फिजिकल क्वांटिटी बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है। ऐसा कंडीशन जब आता है इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है भाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ में आया? एक चीज और ध्यान देना भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब कोई भी टू फिजिकल क्वांटिटीज होता है तो क्या होता है ना। If two quantities, let x and y, are directly proportional to each other, then the value of x by y is a constant. ये कहाँ से आया, समझ में आया सबको? जैसे x बाय y हम लोग पेन के केस में लिए थे। अगर मान लो कि 10 रुपये में 5 पेन खरीद सकते हैं, तो 40 रुपये में कितना पेन होगा? 20 होगा ना। 100 में कितना होगा? 50 होगा ना। कैसे पता कर रहे हैं? क्योंकि 10/5 जो है ना, इसका वैल्यू फिक्स है हर जगह। एक्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, यस इंक्रीजिंग। वाई का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, यस इंक्रीजिंग। बट द वैल्यू ऑफ एक्स बाय वाई इज ए कांस्टेंट, हियर इट इज 2। इसीलिए जब भी इफ एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई ऐसा कंडीशन है ना, देन ये मैथमेटिकली भाई यहाँ हम लोग देख सकते हैं इस चीज को। इसका आगे जरूरत पड़ेगा बहुत ज्यादा, और पीछे चैप्टर में पढ़ा था, जहाँ एफ इक्वल्स एफ जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? एम ए के। तो यहाँ इक्वल डालते हैं हम लोग, इसीलिए डालते हैं। अगर ऐसा होता ना एफ इफ एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई देन एक्स बाई वाई इज अ कांस्टेंट, ठीक है भाई, समझ में आया? एक्स बाई वाई कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा फिर? एक्स इक्वल टू क्या होगा? वाई इंटू कांस्टेंट हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी आगे, इसलिए समझाया। जैसा एक्स बाई वाई कांस्टेंट था ना, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है भाई। अगर टू क्वांटिटीज लेट एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल देन एक्स इंटू वाई इज अ कांस्टेंट। इसको ध्यान रखना है। इस केस में देख लो, 20 × 5 क्या होता है? 100। अगेन 10 × 10 क्या होगा? 100। तो ये वेरी करेगा, ये वेरी करेगा, बट द प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। इफ टू क्वांटिटीज लेट एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर then the value of x into y is a constant, and if x and y are directly proportional to each other then the value of x by y is a constant। दोनों में ये डिफरेंसेस को समझना है, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं और हम लोग थोड़ा सा आगे और देखते हैं भाई। आगे देखते हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल रहा है कि इफ देयर आर टू मासेस, देखो भाई, इफ देयर आर टू मासेस, इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, और इफ देयर आर टू बॉडीज, ऐसा कुछ भी लिख रहा है, सबका मतलब ऑब्जेक्ट ही है ना। फिजिक्स क्या कर रहा है? सबको ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है। पिछला क्लास में हम लोग इन सब चीजों को डिस्कस कर चुके थे। तो अगर टू क्वांटिटीज है, तो आप टू क्वांटिटीज बोल रहा हूँ, टू ऑब्जेक्ट्स है एक्स एंड वाई, ऐसा एज्यूम करते हैं। तो उस केस में क्या होगा? एक्स जो है, सॉरी ए और बी ऐसा टू ऑब्जेक्ट है, तो ए क्या करेगा? बी पर फोर्स अप्लाई करेगा, और बी क्या करेगा? ए पर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है भाई।
और वो फोर्स जो है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या क्यों पढ़ना जरूरी है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है? फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये बता रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बता रहा है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बता रहा है भाई? हाँ, तो मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं ये टू बॉडीज है हमारे पास, जिसका मास कितना है? m1 एंड n2 है। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है A और ये है B, और इसका मास है m1 और इसका मास है m2। ध्यान देना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना, ये किसके लिए है? बिटवीन टू मासेस, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशन जो है एप्लीकेबल होता है ओनली बिटवीन टू मासेस और टू ऑब्जेक्ट्स। क्या लिखा भाई? ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अप्लाइज अ फोर्स या अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स, है ना। जितना भी ऑब्जेक्ट है ना, सबको वो पुल करता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। ऐसा नहीं है कि एक कोई मास है तो वो आस पास में जो उसका सबसे नियरेस्ट कोई दूसरा मास होगा उसी को अट्रैक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। ये जो है साइमल्टेनियसली जितना भी ऑब्जेक्ट है आसपास में, ठीक है, सब पे ये फोर्स लगा रहा है और एक ही टाइम में लगा रहा है ना, ठीक है। समझ गए भाई? ऐसा नहीं कि ये फोर्स इस पर लगा रहा है इस पर नहीं लगा रहा है, ऐसा नहीं। ये समझना है थोड़ा सा, ठीक है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कह रहा है कि जिस समय में मास जो है ये फोर्स लगा रहा है इस पर, उसी समय में ये इस पे भी लगाता है, इस पे भी लगाता है, इस पे, सब पे लगाता है। सेम टाइम में ये भी क्या कर रहा है? ये भी सब पर फोर्स लगा रहा है, इस पर भी लगा रहा है, इस पर भी लगा रहा है, इस पर भी लगा रहा है, सब पर लगा रहा है ना। सेम टाइप से ये भी कर रहा है, सेम टाइप से ये भी कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे पर्टिकुलर टाइम में लगा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो किसी तरह का मिसकंसेप्शन नहीं पालना दिमाग में। और बहुत सारा चीज है इसमें समझने वाला। पूरा चैप्टर खत्म होते हैं तो समझ में आएगा कि फिजिक्स कितना ब्यूटीफुल होता है, और फिर समझ में आएगा कि इतना लोड लेने का क्यों जरूरत है। समझ गए बात को? समझ गए भाई? तो ये है मास m1 हमारा, और ये है मास हमारा m2, ठीक है। अब ध्यान देना है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कई जगह लिखा क्या रहता है, उसको देना। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इसके बारे में क्या कहते हैं हम लोग? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी मास लेट मास m1 एंड m2। और f जो होता है वो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के, ठीक है। तो ये डिस्टेंस समझना बहुत जरूरी है भाई। टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस जो होता है, यानी ये ऑब्जेक्ट है एक हमारा और ये ऑब्जेक्ट है एक हमारा, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है हम लोग ऐसा कैलकुलेट करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में कैलकुलेट कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं, नहीं करते हैं क्या? लेकिन फिजिक्स क्या कहता है? यहां से करना है। क्यों ऐसा कहता है? क्यों ऐसा कहता है भाई? सेंटर से क्यों कैलकुलेट करें? यहीं से करने से तो ठीक था, क्या दिक्कत थी? सेंटर से क्यों करें? या फिर और आगे बढ़ जाती, इसी साइड से कर लो, है ना। तो इसके लिए जानना है क्या चीज? सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। फिजिक्स एज्यूम करता है कि होल एंड सोल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो सेंटर होगा, उस पूरे ऑब्जेक्ट का, उस पूरे बॉडी का जो मास होगा, फिजिक्स क्या करता है? वो एज्यूम करता है कि उसका पूरा मास कंसंट्रेटेड है एट द सेंटर, ठीक है। या किसी भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट का जो स्फेरिकल शेप में नहीं है, नॉन स्फेरिकल शेप में है, उसका जो भी बैलेंसिंग पॉइंट होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? सेंटर ऑफ मास कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चा लोगों का एक झूला होता है, उसको सी सॉ झूला बोलते हैं भाई। सी सॉ स्विंग होता है, ठीक है। जो क्या होता है, पाइवोटेड होता है और ऐसा रहता है ना। और बच्चे दोनों साइड बैठ के इसको अप डाउन करते हैं ना भाई।
तो इसमें ये इस जगह पर क्या, अगर दोनों बच्चा हट जाए तो ये बैलेंस हो जाता है। अगर हो जाता है तो इसका मतलब फिजिक्स एज्यूम करता है कि इस पॉइंट पर इस पूरे प्लेन का मास कंसंट्रेटेड है। समझ में आई? तो फिजिक्स क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, अगर स्फेरिकल है तो उसका सेंटर, और नॉन स्फेरिकल है तो एट द पॉइंट वेयर द होल ऑब्जेक्ट कैन बी बैलेंस्ड, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे, सेंटर ऑफ मास मानेंगे। और फिजिक्स का सारा खेल जो होता है वो सेंटर ऑफ मास से ही होता है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, फिजिक्स को जो है ना पूरे बॉडी से कोई मतलब नहीं। फिजिक्स का मानना है कि मास उसका सारा सेंटर में ही है, बाकी जो है वो क्या है, माया है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग कहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट किए हैं, सेंटर से। कभी भी डिस्टेंस कैलकुलेट सेंटर से ही करना है, ये हमेशा ध्यान देना है। यानी अगर मून, ये अर्थ है और ये मून है, देखो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग डिस्टेंस बाहर से कंसिडर करते हैं, ठीक है, अंदर से सेंटर से नहीं करते। जैसे अगर किसी को अर्थ से, ये मान लो अर्थ है और ये है मून, अगर किसी आदमी को अर्थ से जाना है मून पर, तो उसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा वो इसका आउटर सरफेस से इसका आउटर सरफेस का करना पड़ेगा। यस और नो? सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस क्यों कैलकुलेट करेंगे भाई? अर्थ के सेंटर से थोड़ी ना जा रहे हैं हम। क्या हम लोग कहाँ रह रहे हैं, आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ रह रहे हैं, जाएंगे कहाँ, आउटर सरफेस ऑफ द मून पर। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है ना, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर बाउंड्री, आउटर मोस्ट बाउंड्री, है ना। लेकिन फिजिक्स जो कैलकुलेट करता है वो सेंटर से करता है। तो अगर किसी सवाल में डिस्टेंस दिया हो अर्थ और मून का, आउटर लेयर का डिस्टेंस, तो उस जगह पर अगर आर अलग से निकालना हो तो क्या करेंगे, अर्थ का रेडियस उसमें इंक्लूड कर देंगे, मून का रेडियस उसमें इंक्लूड कर देंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स निकल जाता है। नॉर्मली जितना भी प्रॉब्लम्स आएगा उसमें जो डिस्टेंस दिया रहता है, अगर फिजिक्स का प्रॉब्लम बना रहे हैं तो उसमें डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ही दिया रहता है। अगर नहीं दिया रहेगा, अगर लिखा रहेगा कि नहीं द डिस्टेंस बिटवीन आउटर सरफेस, तो उसमें दोनों ही ऑब्जेक्ट का रेडियस को ऐड कर लेना है। ठीक है भाई। तो टोटल डिस्टेंस जो फिजिक्स का होता है वो क्या होता है, जो नॉर्मल आउटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट सरफेस प्लस रेडियाई ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है भाई, इनको ऐड कर देने से क्या होता है, हमारा टोटल डिस्टेंस निकल जाता है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम लोग इसको समझते हुए आगे बढ़ते जाए। हाँ भाई, तो आगे देखिए, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे सारा चीज। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है, आगे भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो एक का मास क्या है, m1 है, एक का मास m2 है। ठीक है, और इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो r है, और ये डिस्टेंस जो होता है ये डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स होता है। ठीक है, अब ये ए क्या है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है किस पर, बी पर। कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिंग फोर्स। और बी जो है वो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है किस पर, ए पर। कैसा फोर्स, अगेन अट्रैक्टिंग फोर्स। ठीक है, तो एफ जो है इनके बीच का फोर्स हम लोग मान लेते हैं कि नेट फोर्स क्या है, एफ है। ठीक है, तो एफ जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, जो यहाँ पर क्या है, m1 m2 है। ठीक है भाई, दिख रहा है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो साइन है ना इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बोलते हैं, ये ए जैसा जो लग रहा है। ठीक है, ये कैसा साइन है, क्या चीज का साइन है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है। ये है प्रोपोर्शनल का साइन। ठीक है भाई, एफ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। इसका मतलब क्या हुआ, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, दूसरा क्या लाइन है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो इस डिस्टेंस कितना है, r है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, r स्क्वायर। तो एज्यूम करो दो मास है m1 और m2, है ना, नहीं। तो अब इसमें क्या होता है, एक आदमी जो है अर्थ पर क्यों रहता है, क्या कहते हैं, आदमी की तरफ क्यों नहीं खींचा जाता, क्योंकि अर्थ का मास एक आदमी कंपैरिजन में बहुत 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 जितना बार भी लगाओगे उतना बड़ा ज्यादा है ना। तो अगर किसी भी टू ऑब्जेक्ट्स में वन ऑब्जेक्ट का मास इन कंपैरिजन टू अदर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हो, तो वो बहुत ज्यादा वाला बहुत कम वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, उसका मास के उसका फोर्स क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इन कंपैरिजन टू अर्थ द मास ऑफ कार इज नेग्लिजिबल, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आल्सो नेग्लिजिबल। अर्थ पे जितना भी ऑब्जेक्ट्स है उनमें से किसी का भी कंपैरिजन तुम अर्थ के मास से नहीं कर सकते, है ना। अर्थ के मास के कंपैरिजन में वो सब क्या है, बहुत ही छोटा है, इसीलिए उसका अप्लाइड फोर्स जो होता है अर्थ के अप्लाइड फोर्स के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। ठीक है भाई, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो पीछे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखे थे, है ना, जिसके बारे में सोचे थे इसको जानना बहुत जरूरी है कि एक क्लासरूम का बेंच डेस्क टेबल जो है ये क्यों नहीं अट्रैक्ट हो जाता, क्योंकि इन सब के नीचे कौन है, अर्थ, तो वही बिग बॉस है। क्या समझ रहे, तो जब बिग बॉस नहीं रहेगा तब हो सकता है उसमें से छोटा जो है अपने से बड़ा की तरफ अट्रैक्टेड हो जाए, लेकिन जब तक ये बिग बॉस रहेगा, बिग बॉस बोले तो अर्थ, तो अर्थ जब तक है तो अर्थ पे रहने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट वो अगर किसी की तरफ अट्रैक्टेड होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी तरफ होगा, अर्थ की तरफ होगा, है ना, और आसपास के सराउंडिंग की किसी और ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां अर्थ का फोर्स जो है वो सबसे अधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो इसको जो है या तो ऐसे बोल सकते हैं कि एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के, या फिर ऐसा बोलेंगे कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r² या 1/डिस्टेंस स्क्वायर, ऐसा भी बोल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि f is directly proportional to the product of their masses and f is also directly proportional to 1/r², वो भी करेक्ट ही है। या फिर इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि f is directly proportional to the product of their masses and f is inversely proportional to the square of the distance between their centers। समझ में बात आ गई, ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन 2 हो गया। ठीक है, अब मास है ए जो ऊपर में लिए, मान लो m1 है वो, ये b जो m2 लिया है, तो इनके बीच में जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, तो इनके बीच में क्या होगा, अब समझना चाह रहा था भाई। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग 16 को 8 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 2 आता है। अगर हम लोग 16 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 4 आता है। अगर हम लोग 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 8 आता है। इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर जो है ये जैसे जैसे बढ़ रहा है रिजल्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है भाई। डिनोमिनेटर का वैल्यू जैसे जैसे घटता है रिजल्ट बढ़ता है, बढ़ रहा है ना, नहीं बढ़ रहा है। डिनोमिनेटर पहले कितना था 8, अब 4, अब 2, तो डिनोमिनेटर जैसे जैसे नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो रिजल्ट क्या हो रहा है, वैसे वैसे बढ़ रहा है। इसका उल्टा हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर जब हम लोग घटाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा, बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, और जब डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे तो रिजल्ट घटेगा। डिनोमिनेटर पहले 2 था, अभी वैल्यू कितना था 8, डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया 4, रिजल्ट कितना घट गया, और डिनोमिनेटर को और बढ़ा दिया 8, रिजल्ट क्या होगा, और घट गया। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई, डिनोमिनेटर और रिजल्ट। अब देखना है इसका मतलब क्या है कि r² जो है ये जितना ज्यादा होगा f उतना क्या होगा, कम होगा।
आर स्क्वायर और ज्यादा होगा, एफ और कम होगा। यानी जो दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर यहाँ इतना ज्यादा था, इनके बीच का फोर्स जो है, मान लेते हैं अगर एफ था, एफ फोर्स था, समझना जरा था, और वही ऑब्जेक्ट है ये दोनों मान लो, और इनके बीच का डिस्टेंस देख रहे हो काफी कम हो चुका है। तो इनके बीच मान लो अगर F1 है फोर्स, तो F1 जो होगा ना, वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, F2 से। ये समझ में बात आई? ठीक है भाई ना? हाँ, 200% गलत है, ध्यान देना। इसीलिए डिस्टेंस को घटा रहा हूं, डिस्टेंस को घटाऊंगा तो फोर्स बढ़ेगा ना, अभी तो कई बार बताया भाई, है ना। ये डिस्टेंस है, डिनोमिनेटर है ये, इसको घटाऊंगा तो ये बढ़ेगा ना। यहाँ जो डिस्टेंस था इतना ज्यादा था, यहाँ डिस्टेंस इतना कम हो गया, तो डिस्टेंस घटाया ना, तो फोर्स इनका क्या है, ये है ना। तो ये तो गलत हो गया फिर। फोर्स क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर होना चाहिए इससे, क्योंकि इनका डिस्टेंस ज्यादा है। और ज्यादा डिस्टेंस होगा तो फोर्स और छोटा हो जाएगा, और ज्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स और छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी टू ऑब्जेक्ट्स को लिटरेरी मीनिंग ऐसे ले सकते हैं हम लोग समझने के लिए, कि किसी भी टू मासेस के बीच में, टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, फोर्स उतना घटता जाएगा। ठीक है, क्या मतलब हुआ, किसी भी टू मासेस के बीच में फोर्स जितना हम लोग को बढ़ाना है, डिस्टेंस को घटाना पड़ेगा, या फिर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स खुद घट जाएगा। समझ बात आई? और मास अगर बढ़ाते जाएंगे तो उनका फोर्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मास इंक्रीज करेगा, फोर्स विल ग्रेजुअली इंक्रीजेस। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक में? कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखो इनका आर बढ़ा दिए, है ना। पिछला केस में देखो आर क्या था, नजदीक था, ए एंड बी क्या थे, नियरर थे। तो जब नजदीक रहेगा तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इनको क्या करना है, दूर कर दिए, आर का वैल्यू बढ़ गया, आर का वैल्यू बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, रिजल्ट क्या होगा, घट जाएगा। यानी आर का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, फोर्स का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा भाई। ठीक है, इफ डिस्टेंस इज मोर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस। और ये जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे घटता जाएगा। समझ गए? ऐसे समझ लो, जैसे विंटर में हम लोग आग के पास जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा ठंड लगती है तो आग सेकते हैं, नहीं, आग के जितना नजदीक आओगे उतनी ठंड लगती है। हाँ, तो ऐसा ही है यहाँ पे, है ना। जैसे जैसे आग के नजदीक आएंगे क्या होगा, फोर्स बढ़ता जाएगा, यानी गर्मी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आग से हम लोग दूर होंगे क्या होगा, गर्मी घटती जाएगी, टेम्परेचर घटता जाएगा, फोर्स घटता जाएगा, नहीं। तो जैसे जैसे हमारा रेडियस बढ़ता जाता है, फोर्स हमारा घटता जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। देखो भाई, इक्वेशन 1 और 2 को जब हम लोग करते हैं, तो पहला क्या था, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हाँ, तो एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 M2 के, इक्वेशन 1 हो जाता है। और फिर एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के, है ना। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हम लोग समअप करते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, M1 M2 इंटू 1/r² के, यानी ये हो गया एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, M1 M2/r², जो यहाँ देख रहे हैं। ठीक है भाई, समझ गए? तो एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, M1 M2/r² के। समझ बात आई? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? दिक्कत है भाई? आगे बढ़ते हैं अब देखिए भाई, इफ डिस्टेंस इज मोर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, है ना। इफ डिस्टेंस इज लेस, फोर्स इज मोर। जैसा जैसा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फोर्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, हाँ हाँ, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। याद रखना, आग से याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। ये आग जल रहा है, आग से जैसे जैसे दूर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होता है, कम मिलता है, घटता जाता है, नहीं। तो ये हो गया टेम्परेचर, हो गया फोर्स, ऐसा याद रखना। तो जैसे जैसे दूर जाओगे फोर्स कम होता जाएगा, नहीं,
टेम्परेचर कम होता जाए, जैसे नजदीक आओगे टेम्परेचर बढ़ता जाए। नहीं होता ऐसा क्या? अरे ऐसा होता नहीं होता भाई। अब देखिए यहाँ पे एफ जो है, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर टू क्वांटिटीज हमारे पास एक्स एंड वाई है, एंड इफ एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई, देन एक्स बाय वाई इज अ कांस्टेंट। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है भाई, अभी हम लोग देखे थे क्यों होता है, भी देखे थे। तो इसी तरह से इफ एक्स प्रोपोर्शनल टू, सॉरी एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल है भाई, है ना। तो हम लोग इसको इक्वल डाल के ऐसा लिख देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं तो इसको देखना है ना। एफ जो है अगर प्रोपोर्शनल है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। कि एफ जो है उसको जब प्रोपोर्शनल था m1 m2, तो एफ को हम लोग इक्वल टू GMM बाय आर स्क्वायर क्यों लिख देते हैं, है ना। फिर समझेंगे जी क्या है ना। देखिए भाई, अगर ऐसा केस है हमारे पास, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, एफ प्रोपोर्शनल टू, तो एफ जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, एफ प्रोपोर्शनल किसके है, m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आर स्क्वायर जो है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी क्या बताया था, इफ x वेरीज अकॉर्डिंग टू y, देन x बाय y इक्वल टू, ऐसा बताया, इसको याद रखना, इसी पर सारा खेल है भाई। तो एफ आर स्क्वायर, और ये m1 m2 किधर होगा, इधर आ जाएगा। इसको डिवाइड करूंगा अगर तो, इसको डिवाइड करूंगा अगर तो, नहीं समझ आ रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करके देखते हैं भाई। चलिए देखिए, ये है x की जगह पर, ये किसकी जगह पर है, x की जगह पर, और ये किसकी जगह पे है, y की जगह पे है। तो ये f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय आर स्क्वायर है, यानी x प्रोपोर्शनल टू y है। इस केस में क्या है, x बाय y इज अ कांस्टेंट, यानी f बाई m1 m2 बाय आर स्क्वायर इज अ कांस्टेंट। तो f बाई क्या हो जाएगा, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अगर ऐसा करेंगे तो ये क्या निकलेगा हमारा, ये बस समझना जरूरी है, ये समझ लिए मतलब सारा ज्ञान आ गया। तो इस केस में आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2 होगा। ये समझ में आया। तो ये जब करेंगे ऐसा तो क्या होगा, ये होगा। अब जब ये कांस्टेंट होगा, तो ये कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग लेते हैं जी, है ना भाई। यहाँ कांस्टेंट क्या लेते हैं, जी। अब ये जो है इधर, ये इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2 था, इधर जाके हो जाएगा जी m1 m2, और फिर हो जाएगा एफ इक्वल टू ये आर स्क्वायर, इधर आके क्या हो जाएगा पता ही है, हाँ जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो ये जो है ये क्यों लिखते हैं, उसका रीजन है, ये इसीलिए लिखते हैं, समझ बात आई, है ना। इसीलिए एफ इक्वल्स जी एम एम बाय आर स्क्वायर। देखो इस पूरे चैप्टर में तुम्हें जी से बहुत वास्ता पड़ेगा। ये कौन जी है, ये वो नहीं फलना जी चलना जी, ये क्या है, दो जी मिलेगा इसमें, एक ये जी मिलेगा और ये जी मिलेगा, है ना। तो तुम ये मत समझ लेना कि ये वो ये वाला जी है, एक ये गॉड होता है, एक ये गॉड होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा क्या डिफरेंस है दोनों, हाँ नहीं सेम है दोनों। देखो भाई इंग्लिश में इन दोनों गॉड का अलग मीनिंग है, सिर्फ इसमें स्मॉल और कैपिटल में। ये जो कैपिटल है ना, ये कैपिटल है, ऐसे याद रखना तो कंफ्यूजन भी नहीं। ये गॉड जो है उस गॉड का कॉन्सेप्ट है हु इज वन एंड हु इज ऑलमाइटी, है ना। ये कौन है, हु इज ऑलमाइटी एंड हु इज वन, जिसके बारे में बोलते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये वही है जीओडी कैपिटल वाला। और ये क्या है, ये हिंदुइज्म का गॉड है, गॉड एंड गॉडेस,
है ना, वरुण देवता, इंद्र देवता, ये वो जितना है ना, इनको जो हम लोग जब हम लिखते हैं तो हम लोग ऐसा लिखते हैं भाई। और जब उनके बारे में लिखते हैं ना, वन हु इज ऑलमाइटी, ऑलमाइटी गॉड, तो उस जगह हम लोग कैपिटल जी यूज करते हैं। कंफ्यूजन अगर कभी हो जीवन में तो याद रखना, जो बड़ा है उसमें बड़ा लगता है। ठीक है, समझ में आता है भाई? चलो ये तो कहानी हो गया, बीच में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा ये मत समझ लेना कि यही वाला उठ के यहाँ आ गया है और ये वाला उठ के यहाँ आ गया, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों में कभी कंफ्यूजन हो ना तो फिर यही चले जाना, मामला वैसा ही यहाँ भी है ना। ये जो वैल्यू है ना, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, ये यूनिवर्सल वैल्यू है। और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो सिर्फ अर्थ के लिए है। ठीक है भाई, तो ये छोटा रेंज में है तो छोटा वाला छोटा जगह है, बड़ा वाला यहाँ भी बड़ा जगह ही है। तो इसलिए कंफ्यूजन हो अगर तो उसको समझने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए कहानी था। आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पर जो हम लोग कैपिटल जी यूज किए हैं, ये वाला, ये वही है ना, ये गॉड वाला जी नहीं है, समझ गए? ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो जी है ना, देखो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे 4 है अगर, तो 4 का वैल्यू कभी चेंज होगा क्या? 4 का वैल्यू ऐसा थोड़ी कि यूएसए में 5 हो जाएगा, रसिया में 6 हो जाएगा, ईरान इराक में कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा कहीं तब ये मार्स पे भी जाएगा तो फोर्स का वैल्यू, ये 4 का वैल्यू 4 ही रहेगा। तो ऐसा सारा वैल्यू जो चेंज नहीं होता है ना, प्लेसेस टू प्लेसेस, ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो कांस्टेंट बोलते हैं उसको, है ना। देखो भाई, कई सारा फिजिक्स में कांस्टेंट मिलेगा जो रियली में कांस्टेंट है, और कुछ एक कांस्टेंट मिलेगा जो कंडीशनल कांस्टेंट है ना। कैसा है? कंडीशनल कांस्टेंट। जैसे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग थोड़ा देखेंगे स्मॉल जी को, तो स्मॉल जी के बारे में पता चलेगा कि ये जो स्मॉल जी है ये कंडीशनल कांस्टेंट है, और जो कैपिटल वाला है वो भाई रियल में कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो हम लोग इन सबको देखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब दिखेगा। तो फिलहाल हम लोग इसको पहले इरेज कर लें, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जी का वैल्यू समझ में आ गया। देखो जी का वैल्यू है जो फिक्स है, उसको हम लोग को क्या करना है, याद भी रखना है। जी का वैल्यू क्या करना है, जी का वैल्यू याद रखना है। कैपिटल जी जो है ना, इसका वैल्यू होता है 6.667। देखो इसका वैल्यू आता है ऐसा 6.6666 ऐसा आते रहता है। तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर, ये ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, -11 है ना। और इसका इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका यूनिट, तो वो भी याद रखना है। नहीं याद रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका यूनिट जो है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो कई बार तुम्हारा एग्जाम में जी का वैल्यू पूछता है, तो जी का वैल्यू पूछेगा तो यू हैव टू राइट दिस। पूछेगा नहीं जी का सिर्फ यूनिट बता दीजिए भाई, जी का ऐसा यूनिट क्या है, यू हैव टू राइट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, और अगर तुम इसको भी भूल जाते हो, खा जाते हो, तो कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है। हम लोग देखेंगे ये कैसे हम लोग फिर से फाइंड कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। फिजिक्स की क्या खासियत है, फिजिक्स का यही ब्यूटी है, फिजिक्स में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। बस तुमको एक ही चीज याद रखना है, क्या? दिमाग लगाते रहना है, ये याद रखना है। दिमाग लगाना नहीं भूल जाना है, बस सब हो जाए खत्म, है ना। तो हम लोग भाई थोड़ा सा इसमें और कमाल देखते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर लेंगे तो ज्यादा कमाल दिखेगा। आराम आराम से पढ़ेंगे इसको हम लोग, लेकिन सब कुछ सीख करके छोड़ेंगे, है ना। तो जी का वैल्यू कितना हो गया, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ये याद रखना, ऐसा ही याद रखना जैसा बोला।
क्या याद रखना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। चलिए आगे देखिए। अब लिखा है इफ वी पुट m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 1, है ना। m1 और m2 एक एक केजी का टू ऑब्जेक्ट हो सकता है और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर। यहाँ ऐसे लिखने का मतलब यही हुआ, है ना। लिखा है कि इफ वी पुट m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका मास कितना है, 1 kg है ना। m1 भी लेते हैं बराबर m2 लेते हैं और ये बराबर मान लो 1 kg लेते हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस अपार्ट है ये 1 मीटर है। ये सब मान लेते हैं, जिम करते हैं, ठीक है। क्या जिम कर लिए कि डिस्टेंस जो बिटवीन है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्या है, 1 मीटर, और जो मास है 1 kg। आगे जाके हम लोग जब देखेंगे तो सीखेंगे कि मास और वेट में डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ बढ़ते हैं आगे। तो इस केस में जो है F इक्वल टू क्या फार्मूला है हमारे पास, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, यानी जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब क्या है, सब जगह वैल्यू क्या हो गया, अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास 1 kg हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो तो F का वैल्यू क्या हो जाता है, G का वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुमसे किसी एग्जाम में पूछ दे कि वो कंडीशन बताइए व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ F इक्वल टू द वैल्यू ऑफ G, तो ये कंडीशन कौन सा है, ये तब का कंडीशन, ये देखो ये इसके साथ नहीं है, ये कहीं के भी साथ ये कंडीशन होता है। कहीं के साथ भी मतलब कहीं भी जिस भी फॉर्मूला में कांस्टेंट यूज हुआ है, अगर उसमें जितना भी वेरिएबल क्वांटिटीज है उनका वैल्यू यूनिट वैल्यू लिया जाता है तो वो इक्वली हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, अगर हम लोग मास जो है उसको 1 लेते हैं, यूनिट लेते हैं, 1 लेने का मतलब होता है यूनिट वैल्यू, ये हमेशा ध्यान देना है। यूनिट वैल्यू का मतलब हाँ यूनिट होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक ग्राम है या 10 ग्राम है 50 ग्राम, कुछ भी यूनिट कुछ भी हो सकता है ना। एक यूनिट हम किसी वैल्यू को मान सकते हैं, वो एक यूनिट है मान लिया। तो यहाँ पर मान लिया कि 1 kg है हमारा दोनों का मास m1 और m2 का, ठीक है। ये भी मान लो 1 kg है और ये भी मान लो 1 kg और इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर अपार्ट। ऐसा कंडीशन में क्या होगा, F इक्वल टू G इंटू 1 बाई 1 स्क्वायर होगा और वैल्यू क्या आएगा, तो G इस केस में इक्वल हो जाता है किसके, F। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो यहां से डिफाइन कर पाएंगे किसको, कैपिटल जी को। फोर्स तो ऑलरेडी डिफाइंड है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज जी, जी मतलब कैपिटल जी क्या है भाई, तो कैपिटल जी को डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, ये ध्यान देना है। ये तुम्हें मैथमेटिकली दिखाया, इसी को अब थ्योरेटिकली देखिए। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब जी, कैपिटल जी, इसी के बारे में बात कर रहा है। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक्चुअली क्या है, फोर्स है, दिख रहा है ना, इक्वल हो गया। ये क्या है, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेस। ध्यान देना है कि जैसे हम लोग मास को यूनिट वैल्यू पे ले गए बराबर हो गया, इसीलिए ये कंडीशन देना जरूरी है। ऐसा नहीं लिख सकते, हमेशा के लिए लिख सकते हैं कि यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं लिख सकते, है ना। वो तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, जो टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स है वो क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन जी कब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हो जाता है उसको हम लोग एक सर्टेन कंडीशन में बता रहे हैं कि यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेस प्लेस्ड एट अ यूनिट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इस कंडीशन में वो क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के इक्विवेलेंट है। कौन, कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है भाई। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो क्या है, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कब, कंडीशनल है, व्हेन
टू यूनिट मासेस प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। ये कंडीशन है। इस कंडीशन में जी जो है वो क्या हो जाता है, जी जो है वो क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है भाई, है ना। जी क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा जल पिलाएंगे तो अच्छा।